नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर, अलवर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं बीए पार्ट फर्स्ट, मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो बीए पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है, उसमें हमारा जो पेपर सेकंड है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें हम कौटिल्य पढ़ रहे हैं। अरस्तु नहीं, मनु को हमने पहले ही पढ़ लिया है, कौटिल्य पढ़ रहे हैं हम। कौटिल्य में हम उसके न्यायिक व्यवस्था, राजा, राज्य की उत्पत्ति, सप्तांग, ये सब चीज़ें देख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम कौटिल्य के वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र नीति संबंधी जो विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, कौटिल्य ने अपनी जो अर्थशास्त्र है उसमें न केवल राज्य के प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया, वरन उसने यह भी बताया कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के साथ अपने संबंध जो है वो किस प्रकार निर्धारित करने चाहिए। और अपनी अर्थशास्त्र में इस विषय पर उसने बहुत ही विशद विवेचन किया है, तथा विदेशों में जो राजदूत और गुप्तचर व्यवस्था है उस पर भी उसने विचार किया है। यद्यपि इस क्षेत्र में कौटिल्य जो है, यदि हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से देखें तो कौटिल्य प्लेटो और अरस्तु से बहुत आगे है। दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के संबंध में उसने दो सिद्धांत दिए। एक, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत, और दूसरा, अन्य राज्यों के साथ व्यवहार निश्चित करने के लिए 6 गुणों वाली 60 गुण नीति उसने दी। चलिए, सबसे पहले हम मंडल सिद्धांत देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले हम मनु में भी मंडल सिद्धांत पढ़ चुके हैं। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है सेम वैसा ही है। मंडल सिद्धांत के माध्यम से कौटिल्य ने ये बताया है कि एक राज्य को अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार की नीति व्यवहार में लाई जानी चाहिए जिससे कि वो और अधिक शक्तिशाली व विस्तृत राज्य बन सके। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र इस पे दिया गया है स्लाइड पे। कौटिल्य का जो राज्य है उसमें केंद्र में मंडल सिद्धांत जो है उसके केंद्र में विजिगीषु राजा होगा, और विजिगीषु राजा को ध्यान में रखकर उसने 12 राज्यों के मंडल की बात की है। विजिगीषु राजा एक ऐसा राजा है, एक ऐसा राज्य कह लो या राज्य, जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करने का इच्छुक रहता है, अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है। उसकी मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राजा जो होता है वो स्वाभाविक रूप से उसका क्या होता है, शत्रु होता है, यानी अरि होता है। आगे की पंक्ति में आप देखिए, विजिगीषु राजा का जो पड़ोसी है उसको उसने अरि बताया है, स्वाभाविक रूप से उसका क्या होगा, शत्रु होगा। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वो अरि होगा। विजिगीषु राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वो विजिगीषु का क्या होगा, मित्र होगा। मित्र राज्य से मिला हुआ राज्य, यानी मित्र से आगे की पंक्ति से जो मिला हुआ राज्य होगा वो अरि मित्र यानी शत्रु का मित्र होता है। साथ ही अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु, उसके आगे का मित्र और उससे आगे का अरि मित्र, इसी प्रकार का क्रम ये चलता रहता है। आप देख लीजिए चित्र में, विजिगीषु की पड़ोसी अरि, उसका पड़ोसी मित्र, उसका पड़ोसी अरि मित्र यानी शत्रु का मित्र होगा, हमारा अरि होगा। उसका जो पड़ोसी है वो उसका जो पड़ोसी है वो मित्र होगा, यानी हमारा मित्र होगा, और उससे आगे का जो होगा वो अरि मित्र होगा। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। आगे की पंक्ति में उसने 5 राज्य बताए हैं और पीछे की पंक्ति में वो 4 राज्यों का मंडल बताता है, और साथ ही 2 और राज्य उसने माने हैं मध्यम और उदासीन राज्य।
आगे बढ़ते हुए कहता है कि जो विजयकिशु राज्य है उसके पीछे की दिशा में 4 राज्य का एक मंडल बताया उसने। विजयकिशु के पीछे उस पाशनी ग्रह यानी पीछे का शत्रु, उसकी सीमा से लगा हुआ जो होगा वो पीछे का शत्रु, उसकी सीमा से लगा हुआ आक्रांता यानी पीठ का मित्र होगा विजयकिशु का। उससे आगे पाशनिग्राह सार यानी पाशनिग्राह पीठ का जो हमारा शत्रु है उसका मित्र होगा और हमारा शत्रु होगा। और उससे आगे आक्रांता सार यानी आक्रांता यानी हमारा जो मित्र है पीठ का उसका मित्र होगा, तो हमारा भी क्या होगा, हमारा मित्र होगा। 4 राजा होते हैं। पाशनिक है पड़ोसी होने के कारण ही विजयकिशु का शत्रु होता है। इन 10 राज्यों के अतिरिक्त उसने 2 और राज्य माने हैं, मध्यम व उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजयकिशु से लगा हुआ होगा, विजयकिशु और अरि दोनों की सीमाओं से लगा हुआ होगा और बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। मध्यम राज्य दोनों की चाहे परस्पर मित्र हों या शत्रु हों सहायता करने में समर्थ होता है, यानी इतना शक्तिशाली होता है कि वो दोनों की सहायता भी कर सकता है और दोनों का मुकाबला भी कर सकता है। अगला 12वां जो राज्य माना उसने उदासीन राजा। उदासीन राजा विजयकिशु और अरि राज्य की सीमा से बहुत दूर होगा, इनसे बहुत परे होगा, बहुत ही प्रबल होगा। तीनों के मिले होने की दशा में यानी विजयकिशु, अरि और मध्यम तीनों यदि मिले हुए हों तो भी वो इनका सामना करने में सक्षम रहेगा, और नहीं मिले हों तो उनका मदद करने में भी, सहायता करने में भी वो सक्षम होगा। तो इस प्रकार कौटिल्य 12 राज्यों का समूह या मंडल बताता है चित्र के माध्यम से। मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन कौन मित्र हो सकते हैं और कौन कौन शत्रु। राजा को अपनी नीति और योजना इस तथ्य को दृष्टि रखते हुए निर्धारित करनी चाहिए। मंडल सिद्धांत के आधार पर अपनी वैदेशिक नीति का निर्धारण करना चाहिए। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत यद्यपि आंशिक रूप से ठीक है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में ये पूर्णतः प्रासंगिक नहीं है। वर्तमान संदर्भ में इसे पूर्णतः हम लागू नहीं कर सकते। देखिए कुछ हद तक ठीक है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो भारत की सीमाएं पाकिस्तान और चीन से लगी हुई हैं। बहुत कुछ सीमा इसी कारण इन राज्यों के साथ भारत के मतभेद बने हुए हैं। भारत के प्रति मतभेदों की इसी समानता के कारण पाकिस्तान और चीन परस्पर मित्र हैं। इसी प्रकार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों के पारस्परिक संबंधों को भी मंडल सिद्धांत के आधार पर हम समझ सकते हैं। लेकिन वर्तमान जो युग है वो व्यापारिक और आर्थिक युग है। तो इस व्यापारिक और आर्थिक युग में सीमाओं के आधार पर पारस्परिक संबंधों की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य से आर्थिक आधार पर जुड़ा हुआ है। तो ये था कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, जिसके आधार पर उसने विजयकिशु राजा को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए इस बात का उसने निर्देश दिया है। अगला उसने वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए उसने 6 गुणों वाली एक 60 गुण नीति बताई है। पड़ोसी राज्यों के साथ एक राज्य किस प्रकार की नीति अपनाए, किस प्रकार का व्यवहार करे, इस बात का प्रतिपादन उसने 60 गुण नीति के माध्यम से किया है। 60 गुण नीति के 6 उसने लक्षण बताए हैं। पहला संधि, दूसरा विग्रह यानी युद्ध, तीसरा यान यानी शत्रु पर वास्तविक आक्रमण, चौथा आसन, पांचवा संश्रय और द्वैधी भाव। ये चीज़ें हम मनु में पढ़ चुके हैं डिटेल में। थोड़ा सा अंतर है जो हम अभी देख लेंगे। पहला है संधि। कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राजा की शक्ति को नष्ट करना और स्वयं को क्या करना है, मजबूत बनाना, स्वयं को बलशाली बनाना, शक्तिशाली बनाना होता है। उसके अनुसार शत्रु से भी उस समय संधि कर ली जानी चाहिए जबकि शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी या तो आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, शत्रु यदि कमज़ोर है तो उससे संधि कर लो,
और यदि अगर शत्रु बहुत अधिक शक्तिशाली और उस पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी संधि की नीति को अपनाया जा सकता है। दूसरा नीति है विग्रह की। विग्रह का अर्थ होता है युद्ध, लेकिन ये पूर्णतः युद्ध नहीं है, युद्ध का आरंभ है, युद्ध की तैयारी है। इस नीति का अनुगमन राजा को तभी करना चाहिए जब वो देखे कि सामने वाला जो शत्रु है वो निर्बल है और उसकी खुद की जो स्थिति है वो बहुत अधिक सबल है, उसकी युद्ध व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है। जब वो अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हो जाए तो ही उसे विग्रह की नीति का अनुसरण करना चाहिए और अपने जो मित्र राज्य हैं उनसे सहायता प्राप्त कर लेने की भी उसको व्यवस्था कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही उसे विग्रह की नीति का अनुसरण करना चाहिए। अगला है यान। यान का अभिप्राय है वास्तविक आक्रमण। देखिए, विग्रह में तैयारी की जाती है, फैसला लिया जाता है, यान में वास्तव में आक्रमण कर दिया जाता है। इस नीति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे और उसे ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के मार्गों को अपनाए बिना उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है, तभी उसे इस नीति का अनुसरण करना चाहिए। विग्रह और यान में मात्र स्तर का भेद होता है। यान विग्रह से कुछ आगे है, यानी विग्रह यान से पहले आता है, युद्ध की तैयारी होती है, निर्णय लिया जाता है, और यान उससे आगे वास्तविक आक्रमण किया जाता है। अगली जो नीति है वो है आसन। जब विजिगीषु राजा और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हों और राजा के द्वारा आसन यानी तटस्थता की नीति अपनाई जानी चाहिए। जब दोनों ही शक्तिशाली हो और उसको ये लगे कि मैं अभी जो शत्रु राष्ट्र उसको शक्तिशाली उसको जीत नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में उसे कुछ समय के लिए तटस्थता की नीति अपनाई जानी चाहिए और इस तटस्थता यानी उदासीनता की नीति के दौरान उसे क्या करना चाहिए, अधिकाधिक शक्ति अर्जन का कार्य करना चाहिए, अपने मित्र राष्ट्रों से संबंधों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो शत्रु जो राज्य है उससे अपनी स्थिति को सबल कर सके। अगली जो नीति है वो है संश्रय। संश्रय का अर्थ होता है बलवान का आश्रय लेना, यानी यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता है और अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ है, यानी स्थिति राजा की बहुत कमज़ोर हो जाए, ना तो सामने वाले शत्रु को हरा सकता है और अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में उसे बलवान राजा का क्या करना चाहिए, आश्रय ले लेना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस राजा का वो आश्रय ले रहा है वो शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो, शत्रु से अधिक बलशाली हो। यदि उसे ऐसा बलवान राजा नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में उसे अंततः क्या करना चाहिए, सबल जो शत्रु है उसकी ही शरण ले लेना चाहिए। अगली जो नीति है वो है द्वैधी भाव। यहाँ पर मनु और कौटिल्य में अंतर है। द्वैधी भाव की नीति से कौटिल्य का आशय है एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति अपनाने से। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो उसे क्या करना चाहिए, द्वैधी भाव की नीति अपनानी चाहिए। देखो, मनु ने यहाँ पे कहा है द्वैधी भाव। मनु के अनुसार द्वैधी भाव का अर्थ है कि अपनी सेना को दो भागों में बांट लेना। एक भाग जो है वो शत्रु पक्ष को युद्ध स्थल पर रोके रखेगा और दूसरा जो भाग है सेना का वो परकोटे में जाकर शक्ति अर्जन का कार्य करेगा, अपने जो हथियार वगैरह है अपने मित्रों से संपर्क साधेगा तो ये काम करेगा। तो सेना को दो भागों में बांटने का अर्थ बताया, जबकि कौटिल्य जो है उसने द्वैधी भाव का अर्थ अलग लिया है। उसने बताया द्वैधी भाव का मतलब दो तरह की नीति अपनाना, एक तरफ संधि और दूसरी तरफ आक्रमण। एक राज्य से आप संधि की नीति अपना रहे हो और दूसरे राज्य पर आप क्या कर रहे हो, आक्रमण की नीति को अपना रहे हो। यहाँ ये अंतर है। बाकी सारे जो है संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय ये सब
समान है कौटिल्य में और मनु में। इसके साथ ही कौटिल्य जो है वो वैदेशिक नीति के सफल संचालन के लिए 4 प्रकार के उपायों की भी बात करता है, जैसा कि अन्य भारतीय आचार्यों ने किया है। मनु में भी हमने 4 प्रकार के उपाय पढ़े थे, साम, दाम, दंड और भेद। साम कौटिल्य का मत है कि निर्बल राजा को समझा बुझाकर, यानी साम द्वारा संधि के माध्यम से समझा बुझाकर, बहला फुसलाकर उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है दाम। दाम यानी उसे सहायता देकर, दान देकर, आर्थिक लालच देकर, लोभ लालच देकर उसे अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है भेद। भेद का अर्थ होता है फूट डालना, यानी कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध आप युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप ये देखते हैं कि सामने वाला राजा इतना सबल है कि हम युद्ध करके उसे नहीं जीत सकते, तो ऐसी स्थिति में कौटिल्य के अनुसार राजा को भेद की नीति अपनानी चाहिए। भेद यानी फूट डालना, अर्थात सबल राजा जो है उसको उसके मित्र राज्य के मध्य मतभेद की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। साथ ही उसके राज्य के अंदर जो अन्य अमात्य प्रजाजन है उनके मध्य भी मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो सबल शत्रु राज्य है उसको क्या किया जा सके, कमज़ोर किया जा सके और उसे जीता जा सके और वो निर्बल हो जाए। भेद उत्पन्न करने का कार्य कौन करेंगे, कौन उनके मध्य मतभेद उत्पन्न करेंगे? तो इस कार्य के लिए उसने दूतों व गुप्तचरों की व्यवस्था की बात की है। दंड। दंड का अर्थ है युद्ध, अंतिम उपाय है। ये कौटिल्य के अनुसार दंड के उपाय को अंतिम उपाय के रूप में अपनाया जाना चाहिए और इसका अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्य तीनों जो उपाय हैं वो सार्थक सिद्ध न हो। दंड का जो उपाय है उसे अंत में अपनाने का सुझाव दिया है, क्योंकि इस उपाय को अपनाने से स्वयं राजा को ही क्या होती है, क्षति उठानी पड़ती है। तो ये है कौटिल्य के वैदेशिक संबंध संबंधी विचार। पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा षाड्गुण्य नीति और तीसरा है उपाय। यानी मंडल सिद्धांत का अर्थ क्या है कि पड़ोसी राज्यों के साथ किस प्रकार की नीति अपनाए कि विजुगीषु राजा जो है एक शक्तिशाली राज्य बन सके, अपने राज्य का विस्तार कर सके और निरंतर शक्ति अर्जन का कार्य कर सके। षाड्गुण्य नीति के माध्यम से उसने बताया है कि राजा को किस प्रकार के व्यवहार की नीति उसको अपनानी चाहिए दूसरे विदेशी राज्यों के साथ। 6 लक्षणों वाली नीति बताई है जिसको हमने पढ़ा, और अंतिम उसने उपाय बताए हैं। उपाय में 4 बताए थे, मैंने बता दिया आपको, साम, दाम, दंड, भेद। अर्थात किस प्रकार इन 4 उपायों के माध्यम से राजा को विशेष परिस्थिति में निर्णय लेना चाहिए। तो इनके माध्यम से कौटिल्य ने अपने वैदिक संबंध व परराष्ट्र नीति संबंधी विचार दिए हैं। थोड़ा बहुत अंतर है मनु में, जो मैंने बीच में बता दिया है। बाकी मनु के और कौटिल्य के जो विचार हैं वो समानता रखते हैं। इससे देखिए, आप जब परीक्षा में उत्तर लिखें तो मैं यहाँ ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये जो मंडल सिद्धांत का चित्र है इसको अवश्य कॉपी में आप बनाएं और इस चित्र के माध्यम से ही आप इसकी व्याख्या करने का प्रयास करें। सेम वही मनु में भी आप चित्र बनाएं और चित्र के माध्यम से ही आप उसकी व्याख्या करने का प्रयास करें। और उसके जो जब आप उत्तर देते हैं तो वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र नीति कोई भी प्रश्न हो तो अंत में उसका हमें महत्व जरूर उसकी यदि आप आलोचना करते हैं तो आलोचना के पश्चात हमें उसका महत्व जरूर स्पष्ट करना चाहिए और वो कितना प्रासंगिक है, क्या वर्तमान संदर्भ में हम उसको लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस आधार पर आप अपने उत्तर का अंतिम रूप से निष्कर्ष निकालें, तभी आपका जो उत्तर है वो बेहतर हो पाएगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। इसलिए आप कोई भी प्रश्न लिखें
किसी भी पेपर में लिखें, उसको सिद्धांत को स्पष्ट करने के पश्चात उसका आलोचना व महत्व के पश्चात उसका निष्कर्ष अवश्य लिखें। धन्यवाद।